में 184 उम्मीदवारों के नाम हैं। ये हमने आपको खबर जी न्यूज पर बार बार दिखाई है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस सब के बीच जो सबसे चौंकाने वाले नाम है वो है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का, जिन्हें गांधीनगर से मैदान में उतारा गया है। खास बात यह भी हो जाती है कि बीजेपी ने 2014 में जीत दर्ज करने वाले अधिकतर नेताओं पर इस बार भी अपना भरोसा बरकरार रखा है। और अब आपको जल्दी से बताते हैं हमारी इस 10 बजे की बहस के सवाल क्या है। तो मोदी और शाह की बिसात से क्या मिलेगी बुआ बबुआ को मात? सवाल यह भी है कि यूपी में 2014 की टीम के साथ क्या बीजेपी एक बार फिर से इस बैटिंग का फायदा उठा पाएगी? सवाल यह भी कि गांधीनगर से शाह बिगाड़ेंगे क्या कांग्रेस का गुना भाग? मार्गदर्शक मंडल की विदाई, क्या अब युवा जीतेंगे 2019 की लड़ाई? और साथ ही सवाल यह भी कि 2014 के उम्मीदवार क्या कराएंगे 2019 में बेड़ा पार? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली साहब हैं, हमारे साथ अब्दुल रज्जाक खान हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ होंगे अभी, और टीआर रामचंद्रन साहब स्टूडियो में हमारे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल रज्जाक खान आपके साथ कोई, राजीव जेटली साहब मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन ऐसे में अब्दुल रज्जाक खान 184 उम्मीदवारों का नाम, बड़ी बात ये अमित शाह मैदान में, सीधा सा सवाल, उत्तर प्रदेश जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, आप मानकर अब आप इस कॉन्टेस्ट को कैसे देख रहे हैं? अदिति जी, सबसे पहली बात, जैसे ही ये लिस्ट आई इसमें बड़ा दुख का विषय यह है कि एल.के. आडवाणी जी जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, जिन्होंने बीजेपी को एक पोजीशन पर लेकर आए, आज उनके लिए बीजेपी में जगह नहीं है। ये एरोगेंस का जवाब 23 मई को खुद बीजेपी वाले ये मोदी सरकार को देंगे। देखिए 9 मार्च 2018 को जब त्रिपुरा में विप्लव देव की ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, उस दिन जो अपमान किया गया था एल.के. आडवाणी जी का, ये सारा देश देख चुका है। मोदी जी उनसे हाथ मिलाना तक छोटी बात समझ गए थे। आज वही आडवाणी जी को सीट तक नहीं देके उनकी सीट से अमित शाह जी खड़ेंगे। चलिए ठीक है, ये ये मंजूर है। और कर्नाटक की बात मैं करता हूं क्योंकि मैं कर्नाटक से। अब्दुल रज्जाक खान, आप आडवाणी साहब की बात कर रहे हैं, आप आडवाणी साहब की बात कर रहे हैं, उनको सियासत से कब रिटायरमेंट लेना चाहिए? मार्गदर्शक मंडल की बात आप बार बार कर रहे हैं, कब उनको रिटायरमेंट उनको मिलना चाहिए वहां से? देखिए हमारे देश में पॉलिटिक्स के लिए कोई एज बार नहीं है। अब देवे गौड़ा जी भी कंटेस्ट करेंगे, वो सबसे ओल्डेस्ट नेता है। लास्ट टाइम जो पूरे पार्लियामेंटेरियंस थे, सांसद थे, उन सब में ओल्डेस्ट नेता देवे गौड़ा जी है। आकर देख लीजिए, उनकी जितनी अच्छी हेल्थ है, आज भी चल के फिर के वो भी कैंपेन करते हैं। तो आडवाणी जी का कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। तो राजीव जेटली जी जवाब दीजिए सर। अरे कौन डिसाइड? अब्दुल रज्जाक खान को सिंपैथी हो रही है, वो कह रहे हैं आपने बेइज्जती की है, आपने पार्टी के स्टॉलवर्ट की बेइज्जती की है, ऐसा आरोप लगा रहे अब्दुल रज्जाक खान। बीजेपी का असल चेहरा जो कहती है ना, पार्टी विद अ डिफरेंस, कोई पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं है बीजेपी। देखिए, पहली बात यह है कि परदादा से दादी, दादी से पापा, पापा से मम्मी, मम्मी से खुद, खुद से बहन, ये परंपरा हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक पर्यवेक्षक होते हैं, वहां ऑब्जर्वर होते हैं, ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट देते हैं, वहां पर जो जनता की मांग आती है उसको मद्देनजर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और जो स्वयं इच्छा के साथ चाहते हों कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और ये भी कहते हैं जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि मैं परिवारवाद का विरोध करता आया हूं, तो मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मेरे ही परिवार से, जब मैं ही विरोध करता आया हूं तो मेरे ही परिवार से आगे वहां पर कोई चुनाव लड़े जिससे परिवारवाद की दोबारा से एक छवि नजर आनी शुरू हो जाए। तो हम कम से कम कांग्रेस के साथ कंपेयर नहीं करना चाहते हैं। और कांग्रेस का तो कहना है कि हमारे यहाँ कोई परंपरा ही नहीं है। अरे जब परंपरा ही केवल परिवार की है, परिवार से बाहर निकलते ही नहीं है, तो परंपराएं तो सारी वहीं खत्म हो जाती है। हम तो कहते हैं कि जो जनता की मांग आती है, गांधीनगर से जनता की मांग आई कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी वहां से चुनाव लड़े, और पर्यवेक्षक जो हमारे हैं उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें भी बात आई। तीसरी बार आडवाणी जी ने स्वयं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, उनकी उम्र काफी हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी देखिए, कांग्रेस कहना चाहती है कि कोई कितनी भी उम्र में हो जाए या हमारा परिवार क्यों ना हो, हमारी परंपराओं के हिसाब से कहीं पर भी बाधा नहीं बनता है। अब देखिए, मैं छोटा सा और साथ में एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर एक सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है, राहुल गांधी लगभग 50 साल के हो गए हैं, 52 साल के हो गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी में
शर्त लगा के बोल सकता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति को जो 52 साल तक का हो उसे उबरने नहीं देगी। यही बात सचिन पायलट जी के साथ हुई, यही बात सिंधिया जी के साथ हुई। ठीक है राजीव जेटली जी, अब वापस आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है सर, डॉक्टर अजीज खान, मैं यूपी की सियासत पर आपसे बात करना चाहती हूँ। सीधा सा सवाल मेरा आपसे। ठीक है राजीव जेटली जी, आगे आऊंगी सर, अभी मैंने आपको करीब 2 मिनट दे दिए। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, सीधा सा सवाल, ये जो मोदी शाह की जोड़ी है, बुआ बबुआ को मात ना दे दे उत्तर प्रदेश में, जहां पर आपकी सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी हुई हैं। नया अदिति जी, बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप। अभी मैं पहले जेटली साहब के सवालों का जवाब दे दूं। साहब एक परिवार की बात कर रहे थे साहब, जिस तरीके से 184 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, ये परिवारवाद और वंशवाद की बात करते थे। आज साहब देखिए पूरी तरह से परिवारवाद और वंशवाद हावी है। एक लाइन से आप देखिए कि आप परिवारवाद की बात देखिए, राजवीर सिंह साहब कौन है? आदरणीय कल्याण सिंह साहब के बेटे हैं। दुष्यंत सिंह साहब कौन है? सुजय पाटिल कौन है? संघमित्रा मौर्य कौन है? ठीक है डॉक्टर अजीज खान, एक सेकंड के लिए कौन है? सवाल इस बात का है कि इस पूरे लिस्ट में हमें 3 बातें खास नजर आई हैं अदिति जी। एक तो परिवारवाद पूरी तरह से हावी है। दूसरी बात, जो 6 लोगों के टिकट काटे गए उसमें 2 दलित हैं और 4 ओबीसी के लोग हैं। हमारा संपर्क उनसे छूट गया, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो कह रही है क्या देश को बेरोजगारी और बदहाली के आंकड़े छिपाने वाला चौकीदार चाहिए क्या? सीधे हमला कर रही है, सीधे हमला कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रही है प्रधानमंत्री की देखा देखी सारे बीजेपी के नेता और मंत्री चौकीदार बन गए। सीएम योगी तो अब दुविधा में आ गए कि वो मुख्यमंत्री रहे, योगी रहे या फिर खुद को चौकीदार घोषित कर दे। और साथ ही कह रही है देश को बेरोजगारी और बदहाली के आंकड़े छिपाने वाला चौकीदार चाहिए क्या, सवाल पूछ रही है मायावती। टी.आर. रामचंद्रन साहब, आप कैसे देख रहे हैं अमित शाह का चुनाव लड़ना? लगातार हर बात पर हम कह रहे हैं क्या मोदी और शाह की जो जोड़ी है ये विपक्ष पर पूरे तरीके से उनके खेल को बिगाड़ देगी क्या? अब देखिए, कोशिश तो बिल्कुल रहेगी और मेरे ख्याल में कोई आश्चर्य, ये पॉलिटिकल सिनारियो को कैसे बदलता है? मेरा सवाल मतलब कुल मिला के ये है, एज अ जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं? डज इट चेंज एनीथिंग? कोशिश है टू चेंज इट, बट प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में कहना बहुत मुश्किल है कि ये पूरा सिचुएशन को चेंज कर देगा। यहां पर सिर्फ एक मेजर चेंज आया है और वो मेजर चेंज है कि अडवाणी साहब को गांधीनगर से फिर से नहीं लड़ा रहे हैं। वेटरन पॉलिटिशियन है, बीजेपी की स्थापना में और उसकी परवरिश में कोई छोटा हाथ नहीं है उनका, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। और इन सबको मद्देनजर रखते हुए वो अब 90 साल के हो गए हैं, तो लीडरशिप की करंट लीडरशिप को ये लगता है कि he has played a long innings, he should take rest and be a political advisor, एक सुपर आर्किंग एडवाइजर हो सकते हैं वो सब के लिए। अब रही बात ये, और पिछले 5 साल से आदित्य जी नो स्टोन जानना चाहती हूँ रामचंद्रन साहब, अमित शाह का इलेक्शन लड़ना क्या मायने है, क्या मैसेज जा रहा है इससे? भाई मैसेज बहुत सिंपल है, आप बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, कहीं ना कहीं तो आप भी इलेक्शन लड़के आएंगे। आप बिना इलेक्शन लड़े सिर्फ एक पार्टी के प्रेसिडेंट रहेंगे तो शायद आपकी इतनी प्रेस्टीज नहीं रहेगी। अब वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो गुजरात अपने होम स्टेट से इलेक्शन लड़ेंगे। और कहां से लड़ेंगे? अहमदाबाद से लड़ेंगे, जो अडवाणी साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी काफी समय से रहा है। देखिए, इसको 2 एंगल से आप देख सकते हो। एक तो कि वो फाइनली कुछ लोग ऐसे हैं जो अडवाणी के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि इनफ इज इनफ, अब 90 साल से ऊपर हो गए, इनको अब संन्यास लेना चाहिए राजनीति से। ठीक। दूसरी तरफ ये है कि दूसरी तरफ की आर्ग्यूमेंट भी आपने सुन लिया दूसरी तरफ से जी। तो देखिए, मेरे ख्याल में हमारे देश में भी कहीं ना कहीं एक अंकुश लगना चाहिए कि आप सर्टेन एज से ऊपर हो गए तो आपको पॉलिटिक्स। ठीक सर, आई गेट योर पॉइंट। अहमदाबाद मतलब अमित शाह लड़ रहे हैं गांधीनगर से चुनाव, वही अडवाणी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अजीज खान साहब, मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज आगे आपके पास आऊंगी, लेकिन राजीव जेटली साहब, मायावती कह रही हैं कि अब तो योगी आदित्यनाथ भी दुविधा में आ गए हैं, सबको तो चौकीदार बना रहे हैं प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ को अब दुविधा होने लगी है कि वो योगी रहे कि चौकीदार बन जाए, और कुल मिलाकर अब ये डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मायावती जी ये बात तब ना कह पाती जब मायावती जी सच्चाई में दलितों के अधिकार ना मारती। मायावती जी जिस लेवल से आती हैं उस लेवल पे दलितों ने ये सोचा था कि हमारा रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। अगर उनके अधिकारों की चौकीदारी की गई होती तो दलित इतना पिछड़ा हुआ ना होता। आज
मायावती जी का कहना बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्हें चौकीदार पसंद नहीं है। वो चाहती हैं जब पानी बह रहा हो उसमें छेद हो, और छेद भी मेरे घर से निकल करके जाए। यही एक फर्क है थोड़ा सा। हम तो कहते हैं पूरा देश चौकीदार है, पूरा देश चौकीदार है, और सभी लोग चाहते हैं कि कोई भी किसी के अधिकारों का हनन ना कर पाए। अब सभी लोग जो लुटेरे बैठे थे आज सबसे ज्यादा चौकीदारों से क्यों घबराए हुए हैं? उनको ये लगता है देश के प्रधानमंत्री तो चौकीदारी कर रहे हैं। अगर देश के 125 करोड़ लोग एक साथ खड़े होकर बोलेंगे हाँ मैं भी चौकीदार हूं, तो भाई हमारा काम क्या रह गया? फिर हमारी लूट कैसे होगी? हम लूटेंगे कैसे जनता को? हम अपने लोगों के अधिकारों का हनन कैसे करेंगे? तो मायावती जी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उनकी घबराहट भी ठीक है कि उनके जो भाई आज अरबों खरबों पता के मालिक हो गए हैं, जो नोएडा के अंदर आपने देखा होगा ईडी के छापों में क्या क्या निकला उनके घर से, वो सभी उन्हीं के अधिकार मारे हुए थे जो उनके दलित समाज के मारे और उनके रिप्रेजेंटेशन के नाम पे मारे। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए सर। डॉक्टर अजीज खान, चोर डर रहे हैं कि चौकीदार एक्टिव हो जाएंगे। डॉक्टर अजीज खान कहां से चलेगी? जी जी देखिए अदिति जी, मुझे मौका नहीं दिया गया था बात रखने के लिए। मैं देख रहा हूं जो 184 लोगों की लिस्ट जारी हुई है उसमें 3 चीजें मुझे खास तौर से दिख रही हैं। एक तो पहली बात दिख रही है परिवारवाद, और बड़े स्तर पे परिवारवाद है। परिवारवाद पे कुठाराघात करते थी ये पार्टी, आज आप देखिए परिवारवाद से खुद घिर गई है। आप देखिए एक लंबी फेहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है जो परिवार के लोगों को टिकट दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो 6 लोगों के टिकट काटे गए उसमें 2 दलित हैं और 4 ओबीसी हैं। वो दलित में वो लोग हैं, आप देखिए कि रामशंकर कठेरिया जो अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, एक दलित नेता को बढ़ने नहीं दिया गया। दूसरी बात, वही साक्षी महाराज है जिन्होंने जाति की बात की थी, दबाव बनाया था। आज बीजेपी दबाव में आकर के साक्षी महाराज तक को टिकट दे रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए जो पार्टी के फाउंडर मेंबर है आदरणीय आडवाणी जी, आप इस बात को समझिए उसको कैसे साइडलाइन कर दिया गया। अभी जेटली साहब कह रहे थे साहब कि पर्यवेक्षक का रिपोर्ट, ये बताइए आडवाणी जी के खिलाफ है क्या पर्यवेक्षक का रिपोर्ट? ये जेटली साहब बताएं कौन सी रिपोर्ट आडवाणी जी के खिलाफ है? हकीकत यह है कि एक राज्यसभा का सदस्य जो है आदरणीय शाह साहब, वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीनियर मेंबर को हटा करके, बहुत ही दुखद है। आप जी, आपको जिनसे चुनाव लड़ना है उनसे चुनाव लड़ना। ठीक है, राजीव जेटली आपको जवाब तो देना होगा। राजीव जेटली आपको जवाब तो देना होगा। उन्होंने 2 बातें की। उन्होंने कही किस मुंह से आप परिवारवाद पर निशाना साधते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही दलितों की अनदेखी की गई है, ओबीसी की अनदेखी की है। जल्दी से उस पर काउंटर दीजिए अपना। मैं तो केवल इतना बोलना चाहता हूं कि अखिलेश जी को कहीं से चुनाव लड़वाया जाए, एमएलए का चुनाव लड़ाया जाए, एमपी का चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन वो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बन पाए, तब मैं कहूंगा हाँ परिवारवाद का खात्मा समाजवादी पार्टी ने भी कर दिया। यही बात जब मैंने आपसे परदादा, दादी, दादी के बाद पापा, पापा के बाद मम्मी, मम्मी के बाद खुद, और खुद के बाद बहन जी भी आ गई हैं, तो ये इसे कहते हैं परिवारवाद, जहां नीतियां निर्धारित होती हैं। अगर कोई व्यक्ति जमीन लेवल से, मंडल लेवल से काम करता हुआ आ रहा है और उसको कोई चुनाव में टिकट दी जा रही है, तो ये उसका परिवारवाद नहीं होता। जहां नीतियां निर्धारित परिवारों द्वारा होती है उसे परिवारवाद कहते हैं। थोड़ा समझे उस बात को। दूसरी बात, आप देखिए पूरे डिबेट के अंदर ऐसा कहीं आपको महसूस हुआ, आपको कहीं ऐसा, दूसरी पार्टियां आदित्य जी एक सेकंड भाई, मेरी बात सुन लीजिए। आदित्य जी, आपको कहीं महसूस, दोनों राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं, ऐसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के ही विचारक यहाँ पर 3-4 बैठे हैं जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की टिकटों के बारे में निर्धारित करना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं किसे मिलनी चाहिए और किसे नहीं। अभी तक एक बार भी इन्होंने नहीं बताया कि इनके परिवारों में से कौन से लोग हैं जिनको बाहर करने वाले हैं। और ठीक है, ऐसे ठीक है राजीव जेटली, अब आप सुनिए अब्दुल रज़ाक खान का काउंटर। अब आप अब्दुल रज़ाक खान का काउंटर सुनिए, एक एक करके बोलिए। एक तो आप लोग एक एक करके बोलिए, मुझे एक साथ एक बार में एक आवाज चाहिए। अब्दुल रज़ाक खान, हम आपकी पार्टी के डिसीजन के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी पार्टी की असलियत देश की जनता के सामने रख रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, केंद्र में आपकी सरकार है, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन अफसोस इस बात का है किसी एक राज्य में भी आप अकेले कंटेस्ट नहीं कर रहे। छोटे छोटे दल हैं तो भी आप साथ ले रहे हैं। भ्रष्टाचारी दल है जैसे AIADMK, उनके साथ भी आप हाथ जोड़कर समर्थन के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं।
आप जनता के सामने जाकर वोट किस चीज के लिए मांग रहे हैं? पुलवामा हमले के बाद स्ट्राइक किए उसके लिए, या फिर 5 साल में आपने ऐसा क्या किया? बेल पर बाहर है, फिर भी छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर उतरी हूँ। आगे आऊंगी राजीव जेटली साहब, आगे आऊंगी टी.आर. रामचंद्रन साहब, आपसे भी इस खबर को और आगे लेकर जाना है और इस खबर को जो है विश्लेषण इसका हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है, सियासी लेवल से ऊपर उठकर। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।